वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इस वक्त जो बात हो रही है वो ऑडियो लीक्स के हवाले से बात हो रही है, जितनी ऑडियो लीक हुई है। और अभी भी उस हैकर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो अपना टाइम भी बताता है, दिन भी बताता है। जुमे का दिन उसने गालिबन कहा था कि उसमें वो बताएगा कि जी और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या बातें हुई हैं। कुछ बातें उसने ऐसी भी अपनी ट्विटर अकाउंट भी एक उसने बना लिया है इंडी शेल के नाम से, जिसमें वो काफ़ी सारी ट्वीट्स और काफ़ी सारी ट्रेल्स उसकी ऐसी आ रही हैं जो शायद इस वक्त हैरान कुन हैं। लेकिन इसमें आगे क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन बात शुरू जो होगी वो इस पॉइंट से होगी कि ये तमाम सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई और ये तमाम ऑडियो कैसे हासिल की गई। एक सॉफ्टवेयर है, उसका भी बार बार नाम आ रहा है पेगासस के नाम से, और उस सॉफ्टवेयर की एक्विजिशन की गई है इजराइल से, जो सुनने में आया है, और उसके बाद उसको यूटिलाइज करके ये तमाम डाटा इकट्ठा किया गया है। अब इस पे हमारे मेहमान क्या कहते हैं हम उनसे जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी अम्मार जाफरी साहब, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं FIA के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप खैरियत से? बहुत जी शुक्रिया जी आपका इनवाइट करने। जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। अमार साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जिस तरह से बताया जा रहा है ये सिक्योरिटी ब्रीच, और फिर इसमें कुछ ऐसी चीज़ें उससे एक स्टेप बल्कि फर्दर आ चुके हैं, और ये कहा गया है कि हमने खुद ये एक्विजिशन की थी उस सॉफ्टवेयर की जिससे जासूसी की जा सके, और शायद वही सॉफ्टवेयर को बरूए कार लाया गया है और ये तमाम डाटा हासिल किया गया है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब के प्रोटोकॉल की भी कोई 4-5 टीयर्स हैं और लेयर्स हैं, उसको ब्रीच करके ये सब हासिल करना ये ज़रा हैरान कुन है इस वक्त हमारे लिए। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इसमें दो बातें हैं। इसमें एक तो फिजिकल लोकेशन की लीक है, फिजिकल लोकेशन की। उसके अंदर ये है कि उसमें कोई दखल नहीं है पेगासस का किसी भी चीज का। पहली बात तो ये है। वो तो फिजिकल लोग बैठे होते, वो अब चली गई बात। इसको हम सेपरेट डिस्कस करते हैं। जिसकी आप बात कर रही हैं उसको सेपरेट डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो कते कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन अम्मार साहब इसमें कहा जा रहा है कि वो सॉफ्टवेयर मोबाइल में है। अब अगर हम फिजिकल भी बैठे हैं और मेरे पास वो मोबाइल मौजूद है, तो मैं बाकी तमाम लोगों का वो डाटा इकट्ठा कर सकती हूँ उनके मोबाइल से भी, और वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। जी बिल्कुल सही है। अब जिस तरह सिस्टमेटिकली वो वीडियोज ऑडियोज आ रही हैं और जो क्वालिटी ऑफ वॉइस सिमेट्रिकल उसके ऊपर आ रही है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर 8 लोग बैठे हैं और एक आदमी ने अपना फोन ऑफ कर दिया है, ऑन कर दिया है, तो वो कुछ लोग उसके करीब होंगे, कुछ उससे दूर होंगे। तो ये हमने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इसके ऊपर, तो वो आवाज में फर्क आता है। लेकिन ये जो आवाज है ये बिल्कुल स्मूथ है, जैसे कि किसी ने डिवाइस लगा के इसको रिकॉर्ड किया है। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अपने एसओपीज होते हैं जिसके मुताबिक जो टेलीफोन हैं वो बाहर रखे जाते हैं उनके। यस, अगर कोई मिनिस्टर वगैरह हैं जो अपने फोन अंदर ले जाने के लिए इजाजत है तो वो उनके ट्रस्टेड लोग होते हैं। तो अब अगर आप एक मिनट को सोचें कि अगर प्राइम मिनिस्टर के ट्रस्टेड लोग पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, दुनिया में किसी पे ट्रस्ट करेंगे? इसलिए मेरा जाती ख्याल ये मेरा प्रोफेशनल व्यू है, यू कैन डिफर विद मी, कि ये रिकॉर्डिंग किसी वहां के पड़े हुए सेल फोन से नहीं हुई है। पहली बात ये होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिजिकल रिकॉर्डिंग करने के लिए उस बिल्डिंग का बग होना जरूरी नहीं है। अब कई चीजें ऐसी आ गई है, जैसे आपके जो एयर कंडीशनर्स हैं, जो आपकी LEDs हैं या लाइट्स हैं, उसके अंदर भी डिवाइसेस लगी हुई हैं जो कि स्मार्ट होने की वजह से रिमोटली कंट्रोल होती हैं। अच्छा, अब आप रिमोटली अपने घर की लाइटें ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखना ही पड़ेगा कि जहाँ पे ये मे बी कोई ऐसी चीजें लगी हुई हो जिसको हैक कर लिया गया, वो पॉसिबिलिटी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल इसी चीज पे नाम लिखा होता है IoT एनेबल्ड। तो क्या चीज है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब उसका काम ये सिर्फ ये है कि वो टेम्परेचर को खुद कंट्रोल करता है, बजाय हम उसको 16 से 20 और 20 से 16 करते हैं। अब अगर किसी ने उसके सर्वर को हैक कर लिया है और वहां से उस डिवाइस के ऊपर रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया, तो फिर ये डूएबल है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि बेशुमार ऐसी चीजें आ गई हैं जिससे आप दूर खड़े होके कोई छोटे वो मक्खी की तरह के ड्रोन होते हैं प्लास्टिक के, उसको आप हिट करेंगे टारगेट से, टारगेट गन कहते हैं उसको, वो जाके शीशे में लगेगी। अब जो कुछ भी कमरे में हो रहा है वो आपको आराम से रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। लेजर बीम आ गए हैं, दूर की बिल्डिंग से आप लेजर बीम मार के उसके बिल्डिंग के कर। अब ये वो सब चीजें हैं जो डुएबल हैं। अच्छा, अब हम आते हैं ऑडियो पे, जब दो लोग बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें मेरा एक सवाल है आपसे कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल ज़ाहिर है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, एवरी डे देयर इज़ अ न्यू इन्वेंशन, और उसके साथ शायद कोप अप करना उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या अब जिस तरह से ये एक वाक़या हो चुका है, आपको लगता है कि इससे बाकी लोगों को भी शय मिल सकती है, या मेरे ख्याल में हमें सिक्योरिटी को एक दफ़ा गो थ्रू करने की ज़रूरत है? जी, मैं एक तो हर
میڈیا چینل سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو زیادہ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ اس کا فائدہ مجرموں کو ہوگا بجائے ٹیکنیکل لوگوں کے. کیونکہ جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں نا، آپشن بتاتے ہیں، تو جن کو نہیں پتا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں اس کو. اس لیے انہیں لیٹر سائڈ میں چاہوں گا کہ ٹیکنالوجی کی گفتگو جو ہے وہ کانفرنس کے لوگوں میں ہونی چاہیے. باقی آپ کے سوال میں صرف یہ ہے ارجنٹ نیڈ کہ یہ واقعات آئندہ نہ ہو. جی میں نے تو آپ سے طریقہ کار پوچھا بھی نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا خیال کیا ہے کہ ہمیں اور اسٹرینتھن کرنا پڑے گا؟ جی 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 میں بتاتا ہوں. جتنی بھی نئی بلڈنگ بن رہی ہیں ہماری، آپ کو پتہ ہے اسپائنگ کی دنیا میں جب کوئی بلڈنگ بننا شروع ہوتی ہے تو اس کی دیواروں میں لوگ چیئر لگا دیتے ہیں. یہ باہر کی دنیا میں ہوتا ہے. جو کریٹیکل انفراسٹرکچر بنتے ہیں، جو سینسٹیو اداروں کی جو بلڈنگ بنتی ہیں، وہ بلڈنگ بننے سے پہلے سیکورٹی کر لیتے ہیں اس کی. وہ بات کی بات تو بعد میں ہوتی ہے. اور اس کے اندر ہمیں ڈیو ڈیلیجنس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرا خیال ہمارے ادارے موجود ہیں. ٹھیک ہے، جو اس پہ کام کریں گے. صحیح. آپ دوسری بات پولیٹیکل اینگل کوئی اپنا شیئر کرنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے؟ پولیٹیکل اینگل صرف یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے ملک کے مسائل بہت ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. سیلاب کے بعد تو میں سمجھتا ہوں الارمنگ صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس مسئلے کو بیانڈ پالیٹکس ڈسکس کرنا چاہیے. آپ یقین جانیں ہمارے ملک کا پرائم منسٹر ہاؤس سیٹ ہوا ہے. یہ کسی ایک پارٹی کا پرائم منسٹر ہاؤس نہیں ہے. اس میں سب پارٹیاں رہ چکی ہیں، سب پارٹیاں دوبارہ آئیں گی. تو ہمارا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ جی ایک واقعہ ہوا ہے، who has done it, why he has done it, how he has done it، اس پہ بات کی جائے. یہ بلیم گیم ہم 70 ایئر سے سن رہے ہیں اور کافی ہم نے ڈس اپوائنٹمنٹس پھیلا دی ہیں. اس کے اوپر اس وقت چیلنج ہماری صحت کا ہے. میں سمجھتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں یہ سیلاب کے بعد جو بیماریاں آئیں گی، فوڈ شارٹیج ہے، گندم کے مسئلے ہیں، سب چیزوں کے مسئلے ہیں. یہ تو بالکل ہیں. اسی وجہ سے تو عمار صاحب ہمارے قوم جو ہے وہ زیادہ غصے میں ہے کہ جب ہمیں اتنے مسئلے ہیں اور جو آڈیو لیک تھوڑی بہت لوگوں تک پہنچی بھی ہے واٹس ایپ کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے، اس میں تو اپنے کھاتے کمپلیٹ کرنے کی بات ہوئی ہے، اس میں تو اپنے مفاد کی بات ہو رہی ہے، اس میں عوام کی یا قوم کی تو کوئی جھلک بھی نہیں ہے. اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے ٹوسٹ اینڈ ٹرن کرنا ہے موجودہ لاز کو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ حکومت کا جو بھی آپس میں کانوو ہے، obviously یہ ہمارے پلرز کو ہلایا گیا ہے جس کی ہمیں تکلیف ہوگی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی ہمارے بارے میں یا ہماری ساکھ کے بارے میں یا ہماری قوم کے بارے میں اس طرح بات کرے گا تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عوام اس بات پہ بھی ناراض ہوں گے؟ اچھا، عوام صرف نہ صرف ناراض ہیں. یہ جو آپ کسان مارچ اور فلاں مارچ دیکھ رہے ہیں، ناراضگی کا اظہار ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے تو نہیں کسی کا دماغ خراب کی سڑک پہ آگے بیٹھ جائے، ڈسکمفرٹ ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس کا بیسٹ ٹائم الیکشن آ رہے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام ضرور ریئیکٹ کرے گی الیکشن کے اندر اس کے اوپر نا. کیونکہ کہتے ہیں کہ جس طرح بیزی صاحبہ نے کہا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن کو لے کے آگے چلنا چاہیے اور پاکستان کے تمام مسئلوں کا حل جو ہے وہ کلین ڈیموکریسی ہے ہمارے ملک کے اندر. باہر کی دنیا نے بھی اس کو استعمال کیا ہے. اگر آپ دیکھیں نا عرب اسپرنگ سے لے کے 2010 میں جو آیا تھا، اس کے بعد جتنے بڑے دنیا کے واقعات ہوئے ہیں کچھ نہیں نکلا اس کا. آخر میں یہی طے ہوا کہ بھئی ڈیموکریسی سے لے کے چلتے. جتنے ملکوں نے ایکسپیریمنٹس کیے، ہمیں اس ایکسپیریمنٹ میں نہیں جانا چاہیے. یہ جو سڑکوں کا ایکسپیریمنٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے گا. ہمیں کلین ڈیموکریسی کو تو اس وقت میرے خیال میں کسی طرح کا کوئی کوسچن مارک اس حوالے سے نہیں ہے اس پریزنٹ موجودہ صورتحال میں، کیونکہ اس صورتحال میں تو آپ دیکھیے کہ گورنمنٹ کے اور ڈپارٹمنٹس کو بھی ہٹ کیا گیا ہے، آرمڈ فورسز کے آفیسز کو ہٹ کیا گیا ہے، آرمڈ فورسز پرسنلز کو ہٹ کیا گیا ہے. تو اس میں تو سبھی لوگ شامل ہیں. میڈیا پرسنز کو ہٹ کیا گیا ہے. میڈیا پرسنز کے حوالے سے بھی ویڈیوز ہیں جن کی بات چیت ہوئی ہے. تو میرے خیال میں اس وقت ڈیموکریسی کے حوالے سے تو عمار صاحب زیادہ کوسچن مارک نہیں ہے. کوسچن مارک تو یہ ہے کہ ہماری اسٹیٹ کیا ہے، ہم اس وقت کہاں رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور عوام کو یا قوم کو دکھایا کیا جا رہا ہے اور اندر خانے ہو کیا رہا ہے. اچھا، اس میں صرف یہ کہوں گا کہ زیادہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے. میں آپ کو کم از کم کوئی 40 سال پرانی بات بتاتا ہوں کہ امریکی وفد نے ایک تحفہ دیا روس کے صدر کو اور وہ انہیں کہا یہ ٹیبل پہ رکھے، میری دوست چیز ہے. انہوں نے بڑا دیکھ بھال کر رکھا اس کو، اس میں کچھ نہیں تھا، رکھ لیا. وہ 10 سال بعد پہ چلا کہ وہ ایک اسپائنگ ڈیوائس تھی. 10 سال کے بعد یقین کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، اسٹیٹ پہ اسٹیٹ کی اسپائنگ اور اسٹیٹ ایکٹرز کا بیچ میں آنا اور اپنے لوگوں کا ان کے ساتھ مل جانا اور چاہے بائی ڈیزائن یا اگنورینس کے اندر، تو یہ چلتی رہتی ہیں ملکوں کے ساتھ نا. بالکل
ये यस पकड़ी गई है, बड़ी अच्छी बात है। अभी आपने बात की हैकर की कि वो कब जुमे का उसने कहा है, तो आप ये ना भूलें कि 12 घंटे हम उनसे आगे हैं, तो 12 घंटे इंतजार फरमाए आप कि वो अपने ट्विटर पे क्या फरमाते हैंगे। और ये एक मैं समझता हूँ आई ओपनर है तमाम हमारे उन इदारों के लिए जो साइबर को देख रहे हैं, और उनको इस पे निगाह रखनी चाहिए। और आइंदा कोई, और मैं समझता हूँ इस पे जो इंटरनेशनल लोग हैं, जैसे इंटरपोल है, मुतल्लिका इदारे हैं, उन सबको अलर्ट कर देना चाहिए कि जी ये वाकया हो रहा है। और मैं एक और बात करना चाहूंगा, नाउ देयर इज अ नीड फॉर डिजिटल डिप्लोमेसी। ये जो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी है स्टेट टू स्टेट, ये अब स्लो पैटर्न पे चली गई है। इस वक्त जितनी फास्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, तो हमें बहुत तेजी के साथ, यानी 10 सेकंड में हमें राब्ते कायम करने दूसरी स्टेट के साथ, वो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। हमें कोई नया निज़ाम लाना पड़ेगा इसके लिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का अमार साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। अमार साहब की अपनी ऑब्वियसली जो विजन है या सोच है उसको उन्होंने सामने रखा, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें मैं ख़वातीन और हज़रात आपको कहना चाहती हूँ। एक तो ये कि ज़ाहिर है जब पाकिस्तान के किसी भी इदारे पर हमला होगा तो वो पाकिस्तानियों के लिए दुख की बात होगी, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं या कोई भी है, और चाहे वो हमारे आर्म्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हमारी हुकूमत है, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी इदारा है या मीडिया है या जो कोई भी है। जब बाहर से या अंदर से भी अटैक होगा तो हम सब को दुख होगा और हम सब खड़े होते हैं हमेशा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो जो वीडियोज़ की जो ऑडियोज़ की बात की जा रही है, जो लीक कॉन्वर्जेशन की बात की जा रही है, अगर उसमें बात ऐसी होगी कि जो आपकी मुल्क की साख के ख़िलाफ़ है या जो अवाम के मफाद के ख़िलाफ़ है, या जिसमें ये बात, क्योंकि हमें जितने अब इतना टाइम हो चुका पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, और आज भी हम करप्शन की बात करते हैं, आज भी हम अपने मफाद की बात करते हैं। जिसके पास कुर्सी होती है, इररिस्पेक्टिवली, मैं सिर्फ पीएम ऑफिस की बात नहीं कर रही हूँ, वो अपने मफाद को देखता है। हमारा सिर्फ एक सेंसिटिव पॉइंट या वल्नरेबल पॉइंट ये है कि अवाम के बारे में और कौम के बारे में क्या सोचा जाएगा, जो अपने आप को आग लगा रहे हैं, अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, खुद न जाने कौन कौन से दुख झेल रहे हैं और फिर अपनी जान ले लेते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। उनका वाली वारिस कौन है? स्टेट का, रियासत का जो लीडर है वही उनका वाली वारिस है। उससे ही इस दुनिया में भी पूछा जाएगा और आखिरत में भी पूछ गुछ होगी। तो बात सिर्फ इतनी है कि इसमें बाकी तमाम लोग भी, सिर्फ पीएम हाउस नहीं है, मरियम नवाज साहिबा नहीं है, इसमें इमरान खान साहब की भी ऑडियो है, इसमें बाकी लोगों की भी, और जिस तरह मैंने कहा मीडिया पर्सनल्स की भी इसमें ऑडियो है, इसमें उन लोगों की, ब्यूरोक्रेट्स की भी ऑडियो है जिनको ऑर्डर्स डिलीवर किए जाते हैं। ये भी सुनने में आया था कि इस हैकर ने अपना कोई 3,45,000 डॉलर्स इस तरह का कुछ अमाउंट था कि जो इसने मांगा है, और ये भी सुनने में आया था फिर बाद में कि जी इसको 5 अरब की ऑफ़र की गई है। फिर आपने ये भी सुना कि जी हर कोई इसको बहुत इजी ले रहा है। फिर ये भी बात आई है बांग्लादेश को भी और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि इन्होंने इस इंडी शेल के नाम से इस हैकर ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है ट्विटर पे, और वो उसमें बताता है कि जी एक बड़ी इस्लामी रियासत और एक छोटी इस्लामी रियासत, उसने बार बार ये लिखा है, और छोटी इस्लामी रियासत की सरबराह खातून है। तो हम सब ये जानते हैं कि बांग्लादेश की बात हो रही है। सो ये किस तरफ इशारे कर रहा है, ये क्या बातें कहना चाह रहा है? फिर पेगासस के हवाले से अभी मैंने इनसे पूछा, ये एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको सिर्फ इसके बारे में ये बताना चाहती हूँ, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसे एक्वायर किया गया है, और इसकी एक्विजिशन का मकसद ये है कि ये जासूसी का सॉफ्टवेयर है। अब बाकी इसमें क्या है और किस तरह से है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स किस नहज पर है और कौन सी करवट लेगी, इस हवाले से मज़ीद हम कोशिश करेंगे आपको बताएं। एक ब्रेक, फिर हम हाजिर होते हैं।